है the paper code is 970213 May June 2021 and first question is of the estimations possible estimations हमने देनी है यहाँ पे what is the possible estimation of the kinetic energy of the electricity sprinting in 100-meter race हमारे पास ठीक है पॉसिबल 1/2 mv स्केयर का फॉर्मूला होता है पॉसिबल मास हमारे पास 60 आ सकता है हमारे पास 60 to 70 के इन बिटवीन नॉर्मली एथलीट्स का होता है मासेस में एंड वेलोसिटी हम मैक्सिमम 10 मीटर्स पर सेकंड पे जा सकते हैं तो और समवेयर नियर टू दिस वैल्यू 9 8 10 मीटर्स पर सेकंड एस्टिमेशंस के मैंने आपको चार्ट भेजे थे इफ यू रिमेम्बर मैं दोबारा भी हाँ भेज जी। दूंगा ओके। अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो बहुत लो वैल्यूज होती हैं सी एंड डी में से ऑप्शन हमारे पास आया था 40,000 seems a very big value because for that you're going to have a मतलब 40,000 joules of energy for a human being that's very much so living with 4,000 joules but अगर आप उसको लॉजिकली करना चाहें तो मास तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि एक एथलीट जो ओलंपिक एथलीट होता है उसका मिनिमम मास जो होता है वो मतलब सॉरी मैक्सिमम मास 60 तक जाता है तो हाँ उसकी जी। बेसिस पे फोर्थ अब नेक्स्ट तो मोमेंट था तो मोमेंटम हमारे पास न्यूटन इंटू सेकंड होता है देन उसने हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करने को बोला वेयर से एंगल इज 53 डिग्री सी 20 इंटू कॉस ऑफ 53 आ जाएगा द आंसर वुड बी 12 12। न्यूटन्स नेक्स्ट हमारे पास स्क्रू गेज पड़ा हुआ है एंड स्क्रू गेज के अंदर उसने हमें रीडिंग्स ये देखेंगे एरर उसने हमें दिया हुआ है ठीक है ये मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको माइनस कर देंगे। हाँ जी ये पॉजिटिव जीरो एरर है नेगेटिव जीरो एरर यहाँ पे -0 आ रहा है। हमारे पास जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास सॉरी जो स्केल हमें शो कर रहा है रीडिंग वो 1.5 आ रही है मेन स्केल रीडिंग एंड 13 10 11 12 है। 12 12 है 10 11 12 हाँ 12 हमारे पास वो आ रही है रीडिंग और इनटू मिलीमीटर है तो 0.01 इन दोनों का ऐड करके हमारे पास जीरो एरर की रीडिंग आ जाएगी तो ये 1.53 बन जाएगा ओके नाउ लेट्स सी के वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है सॉरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है सॉरी एक्चुअल रीडिंग क्या है 11 12 एंड 13 और यहाँ से 45 46 तो ये बन जाएगा 13.46 डायरेक्ट लिख दिया मैंने ओके। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दैट या पल्ले पड़ गया नहीं नहीं याद है। नहीं नहीं याद है। वो 46 रीडिंग थी ना टाइम 0.01 कर दिया प्लस ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग ये बन जाएगी ये एरर की रीडिंग थी हमारे पास दिस एक्चुअल रीडिंग एंड इन दोनों को माइनस करेंगे तो विल हैव रीडिंग 1.53 11.84 समथिंग वेरी बन जाएगी नाउ वी हैव द डायमीटर हमें एरिया कैलकुलेट करना है एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर चल रहा है एक सेकेंड अच्छा जी पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लेंगे डायमीटर उन्होंने 7 दिया हुआ है वहां से हम लोग एरिया निकाल लेंगे विच वुड बी सॉरी रेडियस निकाल लेंगे विच वुड बी 3.5 सो पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इट्स इन मिलीमीटर और यूनिट्स भी इन्होंने मिलीमीटर्स में दिए हैं सो वुड नॉट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग तो 3.4 इंटू 38.5 3.5 का स्क्वायर इज 38.5 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी हमारे पास इंटू कर देंगे हम इसको। वुड इट बी 1 और 0.1 सॉरी 0.5 और क्या होगा 0.1। हम्म सॉरी 1। नहीं नहीं एब्सोल्यूट बल्कि अनसर्टेनिटी ये इन द वही है। एरिया हम इसको 38.5 मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे बस। 38 लिखेंगे दिस ये रीडिंग है आंसर है हमारे पास
लेकिन आंसर हमारे यहाँ पास पे 38.5 आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर क्या आंसर आएगा हमारे पास? 38। अगर हम डायरेक्ट पाई लगा के इंटू 3.5 का स्केयर करें, वी आर गेटिंग 38.48 आ रहा है, अल्लाह की बंदी। तो 5 हो गया, हम्म। 38.5। जब हमें राउंडिंग ऑफ करनी होती है ना, फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज पे जाना होता है। ठीक है। ओके। सो हमारे पास 38 आज, बल्कि लेट मी सीट, लेट मी ओपन द मार्किंग स्कीम एज वेल। होल्ड ऑन। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सो गिविंग अस द आंसर। सो 3.8 का जब 1.4% लेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 38 का, तो वो 3.8 ही बनेगा, या समहाउ जो भी उसकी वैल्यू बन रही होगी उस हिसाब से। मैं लेके देखता हूँ। 3.38 टाइम्स 1.4%, 2 multiplied by 1.4%. It's not working. वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, my percentage sign is not working. Hold on. अच्छा हाँ, अच्छा, sorry. So here we're getting 38.48, rounding off to 38, and uncertainty would be plus minus 1 हमारे पास। Then distance traveled by area in the graph trapezium का फॉर्मूला लगेगा 1/2 height into AB। So ये A हो जाएगा, which is 2, and B is 12, and height is 4. So 1/2, 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 plus 12, so ये आ 2 रहा है। into 14 is to 28। है। नेक्स्ट उसने 28 नहीं बन रहा। आपने 12 - 2 नहीं किया। 12 - 2 क्यों करना है? A plus B होता है, अल्लाह की बंदी। अच्छा आप ट्रेपीजियम ले रहे हैं, मैंने ट्रायंगल ले लिया था, 2 - कर दिया था। सही सही, आगे चले। नहीं, हम बन उसको तो ट्रायंगल ट्रेपेजियम की नहीं। शेप, ट्रेपेजियम की क्यों? शेप बन रही है हफ्सा। व्हाई आर वी इवन वेस्टिंग आवर टाइम ऑन दिस वन? इट्स अ अच्छा ट्रेपेजियम। ठीक है। हाउ डू यू थिंक इट्स, अगर आपको इवन तब भी वो करना है तो आपको यू विल हैव अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रेपेजियम ट्रायंगल। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने रेक्टेंगल प्लस नहीं किया था। सही, आगे। सो S इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ से ग्रेडियंट हमारे पास किसके पास, H एंड T स्क्वायर जो है H ओवर T स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा? हाफ एच ओवर ऑफ टी G के इक्वल, एंड दिस इज द स्क्वायर। ग्रेडियंट। ठीक हो गया। नाउ वी नीड टू टेक द वैल्यूज। तो क्या ऑप्शन बन रहा है इसमें? 2G आएगा ना। H ओवर T स्क्वायर, तो 2G बन जाएगा हमारे पास। यप। ये भी आसान ही पेपर लग रहा है मुझे। ये पहले वाले फिर भी आसान होते हैं, जो बीच वाले होते हैं ना कैलकुलेशन वाले, वो मारते हैं मुझे। अच्छा, ये तो हमें पता है, इसमें क्या आना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा? साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा। ये तो प्रैक्टिस कर करके बंदे को ना आदत ही हो जाती है। ये टेंशन हो गया, ये वेट हो गया, ये हमारे पास mg cos ऑफ थीटा हो गया, ये टेंशन हो गई, सॉरी कांटेक्ट फोर्स हो गई। अच्छा, अब सवाल क्या था उसके ऊपर आ जाते हैं। द स्लोप इज एट एन एंगल ऑफ थीटा to the horizontal surface. Two masses are initially held stationary for better, and then released. Mass m accelerates down the slope. Which expression must be correct? अब यहाँ पे mg आ जाएगा and इसका वैल्यू t आ जाएगा. All these factors are already present. So if the object is going down, which means mg sine of theta is greater than the tension. ठीक है, क्योंकि उसने ये डाउन द स्लोप बताया हुआ। तो जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स होती है वो वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर होती है। तो टेंशन हमारे पास यहाँ पे किसकी इक्वल है? mg के। हाँ जी। सो mg साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू mg
सॉरी, यहाँ पे एम जी ये आना है, यहाँ पे एम जी आना है, मैंने कैंसिलेशन गलती से कर दी। cos mg sin of theta for the greater mass हमने निकाला, दिस इज mg, तो g कैंसिल आउट हो जाएगा एंड साइन ऑफ थीटा वुड बी ग्रेटर देन m ओवर कैपिटल M, ऑप्शन नंबर C. Next we have is the weight and the mass of four different objects on the surface of four different planets are shown. Which planet has the lowest value of acceleration of free fall? जिसका weight सबसे कम बन रहा होगा वो बन जाएगा 750 kilograms और weight is 2.6 किलो न्यूटन, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू सबसे कम बन रही होगी, क्योंकि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, नहीं, वो लेकिन डू टू आई पॉइंट नीड टू सिक्स किलो एक्सप्लेन न्यूटन है। डू डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, हाउ टू गेट द नो। वैल्यू ऑफ g? वी नो नहीं। दैट इट्स इक्वल्स टू मास ओवर वेट, नहीं वेट। सॉरी, नहीं नहीं, है। ऑपोजिट, वेट ओवर मास, वेट ओवर मास, हाँ। mg होता है ना, mg होता है, g is equals to weight over mass, सब में पुट करेंगे विल गेट वो, देखो इवन कैलकुलेशन के ना बिना ही हमें समझ में आ रहा है कि ये वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ईच अदर। देखो मास इज लेस बट द वैल्यू ऑफ वेट इज ग्रेटर, दिस मींस इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर वैल्यू। इट वाज इन 6 किलोग्राम एंड इसमें अब ए एंड डी में से ऑप्शन आना था, बट क्लियरली एक आंसर किलो न्यूटन्स में जा रहा है उसमें वैल्यूज जो है लोएस्ट सबसे हमारे पास आ रही है। और इफ वेव्स, इफ अगर हम इसको डिवाइड करके भी देखते हैं 750 को डिवाइडेड बाय 2.6 एक्सपोनेंट, नहीं, टू पॉइंट हाँ सिक्स डिवाइडेड बाय 750 होगा। हाँ सॉरी, 2.6 exponent 3 divided by 750, it's giving us a value of 3.4 and 4 millinewton exponent minus 3, 4 exponent minus 3 divided by 6, 0.006 आएगा ना, क्योंकि 6 divided by 1000 would be 0.006, right? या 06, हाँ जी। जीरो we're पॉइंट जीरो getting जीरो 0, सिक्स हाँ, तो 0.006 है। हाँ, तो ए 9 होगा। is a D उन्होंने लिया, कैसे? W is equals to mg mass 750 kilograms divided by, दोबारा करके देख ले, अच्छा, हाँ, ऊपर मैथ्स को हमने ग्राम्स में दिया हुआ है ना, हम उसको केजी में भी तो टर्न नहीं करेंगे। ग्राम्स को मैंने किया है उसमें, सो इट वुड बी 40, वो 1000 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 40 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6.6 आता है। 6.6 आ रहा है, हाँ, हाँ, तो फिर डी हुआ। D ही हुआ, आई वाज राइट। A rock in deep space is traveling towards a distant star and collide with a stationary spacecraft, which is not possible outcome of the collision. A rock in deep space is traveling towards a distant star and collide with a stationary spacecraft. Okay, it's in space, so we could say कि elastic collision की possibility हो सकती है उसके अंदर. What is not a possible outcome of the collision? The rock becomes stationary and the spacecraft moves towards the star. ये तो सबसे पहले गलत होगा कि it would not move towards the star, क्योंकि उसने जब उसको कोलाइड करा है स्टेशनरी में तो ऑब्वियसली इट वुड गो फर्दर, जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट, उसकी टुवर्ड्स मूव नहीं करेगा कभी भी. द रॉक मूव्स अवे फ्रॉम द स्टार एंड सो डज द स्पेसक्राफ्ट. ओके, एंड the rock moves away from the star and spacecraft move towards the star. ये वही वाली बात होगी towards वाले move करने की. And the rock is traveling towards a distant star and collides with the stationary spacecraft. हाँ, option number A. And so does the spacecraft. This is not the possible solution of the collision.
मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इसके अंदर उसने हमें व्हाई डिड वी वेंट फॉर दिस ऑप्शन के रॉक बिकम स्टेशनरी उसने बोला है, एंड द जो है स्पेसक्राफ्ट मूव्ड टुवर्ड्स द स्टार। ठीक है, दिस इज हाँ नॉट द जी। पॉसिबिलिटी। ठीक है, सही सही। Next is okay. A steel ball is falling at a constant speed in still air. The force acting on the ball are these. What is the order of increasing magnitude of these forces? दोबारा पढ़ लेते हैं. A steel ball is falling at a constant speed in still air. The force acting on the ball are upthrust, viscous drag, and weight. दो चीजें तो हमारे पास जो हैं इक्वल होंगी, which would be weight and upthrust. वेट एंड रफ्तार। हाँ. So, what is the order of increasing magnitude of these forces? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? ड्रैग फोर्स। नहीं, अपथस बढ़ेगा ना, क्योंकि इट्स फॉलिंग. अपथस सबसे पहले बढ़ेगा ना. अपथस नहीं, एंड विस्कस फॉलिंग। ड्रैग. हाँ, फॉलिंग। क्योंकि अपथस सबसे पहले आता है ना. Upthrust and viscous हाँ drag जी। would increase first, and and that option is given. एक ही ऑप्शन में गिवन है, सिर्फ वो ए में ही गिवन है. बिकॉज अपथस किसके बराबर होता है? रो रोज। जी जीवी। वी. कपल हमने कल भी किया था, वो कपल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? जो इक्वल एंड ऑपोजिट पे होता है हमारे पास. दिस इज डी. F1 and F2. A pair of equal forces acting in the same direction? No. A pair of forces that are equal and opposite but acting along different lines? Okay. A pair of forces that produce no resultant force and no resultant moment. Resultant moment होता है उसमें हमारे पास. Uh, a pair of unequal नहीं होती. So leaving us with only option number B. Oh, oh, oh. दिस इज. अच्छा नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट. उसने से पूछा हुआ है कि किस पे ग्रेटेस्ट मूवमेंट क्रिएट होगा, तो वो किस में होगा हमारे पास? हमारे हम्म. पास होगा दो ही फोर्सेज हैं जो 90 डिग्रीज पे लग रही हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा 10 किसकी है। वैल्यू बन रही है? एक ही। ठीक है. कॉज आप इसका जो है 2 into 3 करोगे तो 6 आंसर आएगा, क्योंकि उसका मोमेंट आर्म और इज इसका 3. 10 into 1 करेंगे तो 10 और आएगा। 10 into 1 का 10 आएगा, सो बिगेस्ट वैल्यू वही बन रही है. अच्छा जी. वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और उसका मोमेंट हाफ बनेगा, क्योंकि हाफ ऑफ A2 होगा, को सेंटर से एक्ट कर रहा है. तो हमें कोई भी हाफ ऑफ वैल्यू को. ये तो हमारा ओ लेवल्स में भी, रिमेम्बर एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जिसमें हमने मोमेंट कैलकुलेट करना था. दिस वुड बी द राइट नहीं। ऑप्शन. अच्छा, ये समझ में आ गया कि रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में एक्ट कर रहा होगा, उसका मोमेंट आर्म हाफ सेंटर में होगा होगा। विद रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फी बना है, और ऑप्शन में भी सिर्फ एक यही दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं, वैसे उसे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. सही है। Can I go further? Yeah, do you need further हाँ जी, explanation हाँ of जी। this question? नहीं नहीं, समझ आ Uh, गया। अच्छा, next is के the derivation of pressure is this uses a number of relationship between quantities, which relationship is not used in derivation of this quantity. कौन सी नहीं यूज होती? mgh mass. मास तो यूज करते हैं हम लोग, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ये वाली तो आती है ना उसमें. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर प्रेशर एरिया। प्रेशर भी आती है. प्रेशर आता है, उसी से तो हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं. उसमें एम ए के अंदर एम की जगह पे डेंसिटी पुट करते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. फिर डी होगा। लिविंग अस विद ऑप्शन नंबर बी. जस्ट क्यों? बी. एम जी नहीं आता था। अल्लाह की बंदी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया के अंदर ही तो सारी वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकाल रहे होते हैं. फोर्स की जगह पे एम ए पुट करते हैं, एम की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पुट करते हैं, और वो कैंसिल करके सारा फैक्टर्स वहीं से तो निकालते हैं. सही है।
वॉल्यूम की जगह पे जो यहाँ पे जो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा उसको एरिया इंटू हाइट में कन्वर्ट करके एरियाज कैंसिल आउट करते हैं और वो रो जी एच बनता है। सही है ठीक है। Then we have a spring is initially neither compressed nor extended. A force can be applied to this string so that it is either compressed to a shorter length or extended to a longer length. What is change in elastic potential in the spring when it is extended and what is when it is compressed? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने इंक्रीज ही होना होता है दोनों केसेस में, लेकिन लेट मी रीड के इसमें उसने इतना ऑब्वियस क्वेश्चन में क्या उसने व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क इज इनिशियली नीडी कंप्रेस नॉर force can be applied this way so that it can either compress to a shorter length. What is the change in elastic potential energy? वो तो इंक्रीज ही होती है। 16 क्या आंसर है? डी। हाँ, बिकॉज इधर compressed और stretched spring दोनों केस में उसकी elastic potential energy ने इंक्रीज ही होना होता है 1/2 की एक्स स्क्वायर की बेसिस में या एफ एक्स की बेसिस के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sample of gas is sealed in a cylinder by a piston. The frictionless piston is free to move so that the pressure remains constant. The value of pressure is this. The gas initially occupies a volume of this vector. The gas does मैंने कोई now a इस तरह work भी of क्वेश्चन किया this. था। बिल्कुल W एग्जैक्ट work यही done is क्वेश्चन। equals to work done is equals to P into V होता है हमारे पास, ठीक है। ये यही मैंने भी यूट्यूब वीडियो देखी, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो मुझे नहीं पता था। यार आप लोग W इज इक्वल्स टू एफ डी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एफ किसके हाँ बराबर जी। होता है? प्रेशर इनटू एरिया के। प्रेशर एरिया। मतलब इतनी क्वेश्चंस कराने के बावजूद भी जरा सी क्वेश्चन घूमती है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। बाय द वे, सही बात। ये है ये ए टू का फॉर्मूला, ठीक है। इस वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए टू में इतने पढ़ाते हैं ताने ये। मुझे मारे आपने और फिर आप मुझे नहीं ये नहीं, कह रहे मैं हैं कि ये बिल्कुल टू सिर्फ का। एक ताना मारा है मैंने। आई ओनली सेड वन थिंग एंड स्टॉप्ड बिकॉज और उस। आई नो ये ए टू का फॉर्मूला है। अच्छा, एनी हाउ लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। एफ की जगह पे पी इंटू ए पुट कर दिया और ए इंटू डी किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर होता है प्रेशर इंटू डेल्टा वी। ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना। सही है, बस बाकी वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आता है, आगे चलें। नहीं नहीं, वॉल्यूम माइनस नहीं करोगे, उसमें ऐड करोगे। मतलब उसने क्या वॉल्यूम है? फाइनल आफ्टर माइनस डूइंग द इनिशियल वर्क, ना। हाँ, टोटल 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 आप उसमें ऐड कर टोटल दोगे जो भी वॉल्यूम। वैल्यू बन रही है, ठीक है। क्योंकि उसने वर्क हम्म। डन की वैल्यू 14.4 दिया हुआ है। पी की वैल्यू उसने आपको 1.8 इंटू टेन रेज वन टू पॉइंट पावर एट 5 दी हुई है। और चेंज इन वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना था, तो वो फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल होता है विच माइनस इज इनिशियल। 2.40, तो वो उधर जाके ऐड हो जाएगा, सही है। ठीक है। तो इट वुड गिव एन हाँ आंसर जी। ऑफ 3.20। स्लोप क्वेश्चन है। एनर्जी डिसिपेटेड बाय फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करनी है। एनर्जी, वी हैव हाइट, वी हैव मास, स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड भी है हमारे पास। एंड डाटा में और कुछ फर्दर ऑन गिवन नहीं है। वट एवर इज गिवन वो सामने है। एमजीएच का फॉर्मूला लगा देंगे एंड 1/2 mv स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के वर्क डन अलोंग दिस डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे और उन दोनों को माइनस सही है। कर देंगे। हाँ जी हाँ जी। 1/2 mv स्क्वायर लगा के हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे एंड एम जी एच लगा के हम हाँ तो लोग एम जी ये लगा के। निकालेंगे। उन दोनों का डिफरेंस जो भी निकलेगा, डिफरेंस अच्छा जल्दी से देख लेते हैं। आप निकालो उसका वर्क 1/2 mv स्क्वायर का मैं एम जी एच करके निकालता हूँ क्या बन रहा है। एम इज 500 टाइम्स 9.8 टाइम्स 30। ओ मेरा कैलकुलेटर ही बंद था। 500 times 30 times 9.8, we are getting 147,000। और इसका क्या है? मेरा 30250। माइनस करो। 30250, यही बोला है ना? हाँ जी। एक मिनट, वन कौन सा किस में से पॉइंट माइनस वन करना। 1.16 यानी 1.12 इंटू 10⁻⁵ ऑप्शन नंबर बी। mgh plus work done against friction is equals to 1/2 mv square. 1.2, हाँ जी सही, ठीक mgh है। is equals to 1/2 mv square minus W work done स्क्वायर। against friction। लेकिन चूंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।
ये वाला फैक्टर इधर आके माइनस होकर हमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन चाहिए। नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है। सही। सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन लगता है और वो उधर जाके ऐड होता है। ऐड होता है। ऑपोजिट लगा दिया। नॉर्मल फॉर्मूला ये है, व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। तो ये याद रखना, एम जी एच माइनस एफ डी। डब्ल्यू डी क्यों लिखा हुआ है मैंने? अच्छा, वो टाइम खत्म होने वाला है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करी जा रहा हूँ। इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज बड़ा बच्चों वाला सवाल है। उसने पूछा है कि कैलकुलेट पावर किस तरह करते। अच्छा, कैन नॉट वर्क डन इनटू वेलोसिटी। तो पावर इज वेलोसिटी। एफ इनटू वी के इक्वल एफ होता इंटू है, तो वर्क डन इनटू वेलोसिटी दैट इज द ओनली फॉर्मूला व्हिच इज नॉट राइट। अच्छा जी, उसने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वैल्यूज दिए हुए हैं एंड यंग्स ऑप्शन बी। मॉडुलस कैलकुलेट करना है, तो वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा हमारे पास। बिकॉज एफ तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। डी बनेगा या एफ इंटू अच्छा, एफ इंटू एल उसने दिया नहीं हुआ कहीं पे। देख लेते हैं इसको भी, कौन सा क्वेश्चन था। 20th। डी है, हाँ ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की एग्जांपल, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होता, तो वी नीड टू लुक फॉर दैट थिंग। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? अ रबर ball is momentarily compressed every time it hits the ground, and a spoon stirring some coffee, spoon का तो नहीं होगा। Toolbox is left on horizontal plank. When the toolbox is removed, the plank is no longer straight. सी होगा इसका। Plus, plastic deformation is the वो permanent change in shape होती है ना। Spring is bathroom is compressed by standing on the scale. वो it come back to its position, so leaving us with only option number सी। C. We have a wave question. उन्होंने पूछा what are the next two values of x where the displacement y is again equals to y1 and y। lambda by 8 की वैल्यू बन रही है यहाँ पे। Transverse progressive wave is set up on a straight spring. This graph shows the variation of displacement with distance at a particular instant of time. The wave has displacement at x equals to lambda by 8. What are the next two values of x? Displacement y is again equals to y1। y1 की displacement हमारे पास कितनी शो हो रही है? लैम्डा बाय 8। आई गेस इक्वल इंटरवल्स पे नहीं बनेगी वो हमारे पास। That would be repeated after equal intervals of time ना। और इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, तो ये पॉइंट्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं? एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये बनेगा। इन्हीं पॉइंट्स पे वो डिस्प्लेसमेंट आएगी ना, ये वाली लैम्डा बाय 8 वाली। हाँ जी, सो हाँ जी, हाँ जी। अगर ये हमारे पास 3 लैम्डा बाय 8 एंड 9 लैम्डा बाय 8, आई गेस ये दो पॉइंट्स बनेंगे। बी। चलो हो गया। These are the possible points उनके अंदर। सर हो गए। Cos 5 lambda by 8 and 9 lambda by 8 and 9 lambda by 8 17 lambda by 8 के पॉइंट्स जो हैं वो बहुत फर्दर अवे, तो ये ए एंड बी में से आना था। 5 lambda by 8 हमारे पास उसमें आ रहा है,
नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में आ रहा है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बन रही है वो 9 λ/8 की वैल्यू बन रही है हमारे पास। अच्छा, we were working on this question and when the meeting ended, let's start from here. उसने पहली वैल्यू हमें λ/8 की दे दी हुई है, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे कि इन फॉलोइंग पॉइंट्स के ऊपर उनकी वैल्यूज जो है एग्जैक्टली वही डिस्प्लेसमेंट आएगी जो y1 के ऊपर आ रही है, ठीक है। क्योंकि प्लीज उसने शेयर नेक्स्ट कर टू लें। डिस्प्लेस सॉरी, डू यू सी इट नाउ? ये तो कर लिया डिस्कस, अगले पे जाएंगे ना। हाँ, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू जो है, बस मैं वही समझाने मैथमेटिकली लॉजिक निकाल रहा था यहाँ पे कि नेक्स्ट टू हमारे पास ये पॉइंट 1 और 2 बनते हैं। तो अगर λ/8 टू दिस पॉइंट जाए तो λ/8 प्लस लैम्डा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 λ/8, विच मीन्स नेक्स्ट पॉइंट तो हमारे पास 9 λ/8 बनना है, तो ये दो ऑप्शंस बन रही हैं। 5 λ/2 मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि नेक्स्ट पॉइंट अगर हमारे पास ये 9 λ/8 बन रहा है तो ये 5 λ/8 नहीं बनता, तो पॉसिबल जो सोल्यूशन उसका आता है वो 3 λ/8 तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो वेव की वेवलेंथ एक पॉइंट से शुरू करेंगे दूसरे पे खत्म करेंगे, तो 5 to 25 बनती है हमारे पास, ठीक है। और वो ऑप्शन हमारे पास कौन सी आ रही है, मिली सेकेंड्स में है, ये टाइम पीरियड है, एंड स्पीड उसने हमें ये दी हुई है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड या हमें लैम्डा चाहिए तो v इज इक्वल्स टू λ/t का ही फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। t हमारे पास 20 मिली सेकेंड्स आ रहा है, एंड 3 into 20 into 10 raised to power -3, 334। क्या आंसर आ रहा है? 66 है। सिक्स पॉइंट 66 और सिक्स 6.6? 66 ओके, आ रहे हैं, लेकिन आप अच्छा अच्छा मैं थोड़ा 200 कर दिए, सही है सही है, 6.6। 20 into 10 to power -3। हाँ जी, सिक्स ओके, पॉइंट सी आर सिक्स ओ है। की इन्होंने वैल्यू दी हुई है, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है, एक वेव बन रही है हमारे ये पास तो यहाँ आता है पे, आगे से, इसको तो स्किप वन करेंगे तो टू इजी थ्री है, स्किप फोर कर दें। फोर अच्छा, नेक्स्ट फिर वही अगला वेवलेंथ भी वाला है हमारे डॉपलर्स पास, इफेक्ट है। डॉपलर हाँ, इफेक्ट उसको वाला भी है। स्किप कर दें। देन वी हैव ये भी माइक सही है। electromagnetic waves and stationary waves, and this electromagnetic waves again, ये भी सही है, 28 भी आता है। 29 में भी ये सिर्फ वो फॉर्मूला लगाना है। लैम्डा, हाँ वो लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स, तो वो टी का फॉर्मूला लग ओवर डी। सकता है। उससे भी कैलकुलेटर चाहिए, फिर है वेव के हमारे एमसीक्यू पास आसान होते हैं। एक्सेस आ गए हमारे पास। ये भी डेफिनेशन इजी गेटिंग में है। उसने पूछा हुआ है कि क्या है, तो वो हमारे पास एन होता है वाई एक्सिस पे, डी साइन ऑफ थीटा एक्स एक्सिस पे होता है, उनका ग्रेडियंट जो होता है वो 1/, वन सॉरी ओवर। लैम्डा इज इक्वल टू 1/, ग्रेडियंट इक्वल होता है। हाँ जी, सही है। नेक्स्ट उन्होंने हमें पूछा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो स्किप कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये तो वैसे ही सिलेबस से आउट हो गया। डिस्टेंस एक कैपेसिटर वाला टॉपिक है, जैसे कि हाँ, there as a uniform electric field in the region between the ये भी plates, what स्किप है। change would decrease the electric field? लेकिन हाँ, कॉमन सी बात है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज करेंगे तो इट वुड नहीं, आप मुझे डिक्रीज ना द, बताएंगे, मैं और कंफ्यूज हो जाऊंगी। पहले तो बड़ी टू द पॉइंट सब चीजें आती है ना इसको। ये भी सही है, ये भी आता है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस ओवर टाइम और क्यू इज इक्वल टू एन का फॉर्मूला लगेगा उसमें। सही है। 35 पे चलते हैं। करंट उन्होंने हमसे पूछा, ओके। इसमें हम ईएमएफ प्लस करेंगे और फिर उनकी रेजिस्टेंस प्लस करके बस करंट ढूंढ लेंगे, इजी है। सीरीज में लग रहा है ना हमारे पास, तो हाँ जी। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बन रही है,
1.5। देखो इसमें आई गेस माइनस करेंगे 13 आ 12 रहा है ओवर। आंसर। एक सेकंड, आई गेस इसमें माइनस होगा। क्यों 35 माइनस क्यों इज, होगा, सेम डायरेक्शन में लगे हुए। वो इन एंड आउट की वैल्यू होती है ना, कि वहां से कहाँ से वो अ, उसने एनर्जी गेन करनी है या लूज करनी है। 7.3 2.7 दिया, विच मीन्स कि ईएमएफ को माइनस किया हुआ। सही है। क्योंकि यहाँ से तो नहीं, उसने टोटल करंट तो पूछा भी नहीं, यहाँ टू तक पॉइंट तो सिक्स गया भी आंसर नहीं आ है। रहा है, तो हाँ, ऑप्शन ए तो है वो टू 35 पॉइंट का ए। सेवन हाँ। सही। ये वेरिएबल रजिस्टर का सर्किट बन गया हमारे पास यहाँ पे। और इक्वेशन इसकी हमारे पास कैसे बनेगी? I into R1 plus R2 वोल्टेज। इसका आंसर नंबर सी नहीं होगा। सी नहीं, बी होगा। क्यों, सी भी तो हो सकता है। बिकॉज हमारे पास टोटल वोल्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल जीरो के इक्वल आता है ना, तो वो ऐड करके थोड़ी आंसर आएगा, माइनस करके आएगा। बट सी क्यों नहीं है? टोटल ईएमएफ इक्वल्स टू जीरो होती है ना सर्किट के अंदर, है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। जीरो वाली बात तो मुझे नहीं पता थी। अरे किरचॉफ सेकंड रूल क्या होता है, कि वो जो बीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो होता है ना। किरचॉफ नहीं, सेकंड रूल क्या है? द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट, वो जो है यार, वो मुझे वर्ड इन जहन अ से निकल लूप गया कि इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ। जीरो जीरो होता है हमारे पास टोटल वैल्यू ना उसकी, इज इक्वल्स टू जीरो। इट जस्ट अब इसका सडनली मार्किंग स्किप स्कीम में आंसर देखें क्या आउट है। ऑफ माय माइंड। यार वो तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, वो डेफिनेशन मेरे जहन से अचानक से निकल गई है। किरचॉफ सेकंड रूल की ना। उसका ये होता है ना, सम ऑफ पीडीज अराउंड अ लूप इज यार इक्वल टू द टोटल जो ईएमएफ। डिफरेंस होता है ना, वो इक्वल्स टू जीरो होता है हमारे पास, ये मुझे वो है। एक सेकंड रुक जाओ, बस 1 मिनट दे दो। गेटिंग टू द उसके अंदर ना जो किरचॉफ रूल होता है ना, उसमें जो उसकी डेफिनेशन है ना, वो टू। हम ईएमएफ जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक जो जो बेसिक लूप होती है, उसकी इक्वेशन हमारे पास ऐसी बन रही होती है ना, कि सारे फैक्टर्स को हम लोग, तो जो किरचॉफ के सेकंड रूल की डेफिनेशन वो यही होती है, जब सम ऑफ पोटेंशियल चेंज इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। और करंट का हमारे पास जो है, इतना तो पता ना कि जो फर्स्ट रूल जो होता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हाँ चार्ज जी, को हाँ शो जी। कर रहा था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। और तो एनर्जी। इन दोनों के फैक्टर फैक्टर्स जो है इक्वल टू जीरो ही आ रहे होते, टोटल चेंज इज इक्वल टू जीरो होता है क्लोज सर्किट। सही है। तो मुझे जाना था इस पे। अच्छा, ये तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। एंड किसके क्रॉस फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ और की आर रेजिस्टेंस कैलकुलेट ढूंढना करना है। है हम लोग। 1/4 ऑफ 120 कितना बनेगा हमारे पास? 30। 30 बन रहा है ना? हाँ जी। 1/4 ऑफ 120 30 बनेगा ना? 120 डिवाइडेड बाय 4। वही कर रही हूँ। 30, हाँ जी। हाँ, तो अगर ये 30 है ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन 90 बन जाएगा हमारे पास। रेजिस्टेंसेस हमारे पास आ गई। उसने इस पॉइंट के ऊपर रख के हमें वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। तो हमें पता है, उसने कहा है the voltmeter reads zero, which means the ratio of resistance on either side would be equals to zero. 90 over 30 is equals to 150 over R. रीअरेंज करेंगे। और हाँ, सब लिखा मैंने। 30 into 150 divided by 90। जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो गया। 3 3 से 9, 9 5 से 50। 15, 50।
आगे वाले तो वो हैं तो आ ही जाते हैं अप इजी। एंड डाउन ही है। Okay, continuing with the question that is of the Doppler's effect. They have asked us to find out the what is the difference between the frequency of the sound heard by the observer before and after the train has parked, which means we need to find out the difference of velocity. Let's find out the velocities first. की क्या आ रही है? First maximum would be 330 divided by 350 into 500, and minimum would be 330 divided by 310 into 500. This would be 532 and 471. We need to subtract this, and after subtraction, we'll get an answer of 61 hertz. Going into the next question, they have asked us to find out the value of sorry, list which shows these folds in order of increasing wavelengths we need to find out, which means the increasing wavelengths would not include X-rays and gamma rays, leaving us with option number B and C. So out of microwave and visible light, which has bigger wavelengths, we know that microwave would have the biggest wavelengths, so we'll go with option number B. Now, the next question is about the stationary waves. Stationary waves, they have asked to produce a stationary waves. The two waves must travel in opposite direction. So this statement about the properties of two waves must be, we know that the coherent, it must be coherent and frequencies should be same. Let's look into that. They must have equal frequency but different speeds and wavelengths. No. Amplitude must be equal as well. Different again. Yes, C. But again different. So leaving us with only option number C. Okay, we have a frequency. I'm just doing the questions in a faster pace so that you could know okay, how to save your time in the MCQ part. We have speed and frequency given, and we need to find out the distance we need to find out. V is equals to F lambda, and lambda would be equals to V over F, which would be equals to 330 divided by 0.44 into 10 raised to power 3 hertz. This would give an answer of 750 millimeter. Then we already have discussed this formula that we're going to apply this formula. We need to calculate lambda, and let's review the question. Double slit experiment using red light of wavelength 7.7 has a fringe space of 3.5. Okay, we have a fringe space of 3.5. And what we need to calculate is which spring wave would be observed for the same arrangement of frequency, but using a different wavelength of light. Okay. Which means rest of the factors are going to be same. Okay. And the formula we're going to use is going to stay same. So we need to find out the ratio between these two. And what would be the ratio we have here? And 4.5 into 3.5. And this is constant. This is going to change. And A is 7. A is constant, sorry. So it is going to be divided by 7. Power is 10 raised to power 7 in both, so let's not get into that. So lambda into D is equals to lambda into D. Lambda 1, lambda 2. We could go for this one. And, okay. We need to find a ratio between these two. And, sorry, so sorry. I used the wrong relation. Oh, sorry, not this one. But this is now.
I normally use it just formula. D. L B screen distance between the slits, and this is film spacing. I go normally with this formula. Anyhow, both have the same meanings. It doesn't vary into that. We need to find a relationship. So ratio formula will use 4.5 into 3.5 millimeters, and into the raised to power divided by 7. So 7 ratio 3.5 and 4.5 ratio x. We're going to use this relationship. As its answer is already into millimeters, so we do not need to go for that. So the answer is coming out to be 2.3. Okay, we already have discussed it. Ky lambda is equals to, sorry, n lambda is equals to t sine of theta, and d sine of theta is x. Y-axis would be n d sine of theta is equals to n lambda. So if we rearrange the equation, n would be equals to d sine of theta over lambda. If it is x, then 1 over lambda is equals to gradient. So wavelength 1 over lambda is m, sine of theta is x, and n is y. Y is equals to mx plus c equation 3. So lambda m is 1 over lambda. So wavelength is equals to 1 over g. So this would be option number B. We have discussed this. Then next to 2 MCQs of electric field, so we're going to skip that, but I have explained it anyhow. The next question is very easy. We have number of electrons, which means Q is equals to NE is going to come in handy in here. We need to current, so I is equals to Q over T. But we have these factors also present, length and drift velocity. So find out the speed, we'll use the formula d over t. And since it's meters per second, so it's going to be 1 over second. So 12 meter would be equals to for time 12 into 10 to the power minus 2 divided by 4 into 10 to the power minus 6. This would give an answer of uh, I lost one. Okay. 12 into minus 2 divided by 4 exponent minus 6. It's giving 30,000 and okay. 30,000. It's I'm going to find I. N is 5.1 into raised power 22 into 1.6 into raised power minus 19 divided by time, which is 30,000. Answer is 0.272. But batteries marked 9 volts. It means it has an energy of this vector. So we'll find it. Each Coulomb charge from a battery supplies 9 joules of electric energy to the whole circuit. Yes. The battery supplies 9 joules of electric energy to an external circuit for each Coulomb of charge. No. Potential difference cause energy EMF is equals to work done per unit charge. होता है ना? The potential energy across any component electric battery will be
No, they have always been chosen and across the bit terminals. If internal is present, this could not be right. So the only right option would be A. We have done this already. Basically, I is equals to V over R. And the difference of voltage would be 12 minus 8 over resistance is 1.5. We separated the voltages because voltage difference we need to calculate to find out the circuit of the current. We know. Let me write that just for my own satisfaction. The difference of voltage here. And this question they have asked us to. Student records the ammeter and voltmeter readings. She then connects a second identical external resistor in parallel. If the resistor is connected in parallel to this one, the current would increase and the voltage would decrease because the total resistance is decreasing as per the information that we have studied. So that option is given in option number C. Moving on to the next question, we have done that already. I have shown you the definition of it. Okay, Kirchhoff's second rule is given as uh, sum of potential difference across the circuit is equals to 0. So on the basis of that, we're going to have this equation. We have a beam of alpha particles is on thin gold foil. One alpha particle collides head on with a gold nucleus and deflects back to traditional part. We're simply explore the recoil speed of the nucleus is smaller as compared to recoil speed of the so the gold nucleus is small compared to recoil speed of alpha particle. Repulsion तो होती है उसके अंदर. The mass of the gold nucleus is much greater than the mass of this particle. Yes, उसकी speed decrease का एक reason main यही था. And the last is hadron. We know that the hadron is composed of. Actually, I needed to show you this part. This is my favorite go-to points for the hadrons, leptons, and mesons and everything about the particle. Basic building blocks are जो subatomic particles, photons, leptons, and hadrons. And hadrons are not the elementary particle and composed of elementary particles called quarks. And scientists now believe that all metals belong to either the quark groups or the leptons group. Hadrons consist. Sorry, my internet was lagging. So I was telling you that I like these points. Hadrons are particles that experience strong nuclear forces. In addition, proton, neutrons, and mesons are hadrons. The particles equals in mass or greater than proton are called barons, and those lighter in proton are called mesons. And leptons are the particle that do not experience strong nuclear force. Electron, muons, and neutrons are lepton. Rest up, down, charm, strange, top and bottom, they have these particular values. Just for the revision purposes, most of the students must have memorized all these up till now. I guess my screen is not sharing. Sorry. These up, down, you remember these values. I do not need to explain. The hadrons consist of protons, neutrons, and mesons. And the leptons consist of electrons, muons, and neutrons. And beta positive decay and beta negative decays we have done so many times. So I'm sure you remember all this. That's it for today. We discussed May, June 2021, paper 1-3.